नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंगेर लाइव और मैं हूं दीपक कुमार। और इस वक्त हम जमालपुर विधानसभा में हैं। यहां पे हमारे साथ एक ख़ास मेहमान जुड़े हैं जो जन स्वराज पार्टी से हैं और इनसे आज जानते हैं कि आज जन स्वराज पार्टी से कैसे जुड़े, इनकी क्या मोटो है। पहले अधिकारी रह चुके हैं, कई राजनीतिक मुद्दे पर भी इन्होंने चर्चा की होंगी। इनकी बैकग्राउंड जो है वो भी राजनीतिक रही है। आइए इनसे ही जानते हैं इनके बारे में। जी, क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार, वाली बात करने के लिए और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। मेरा नाम ललन जी यादव है। मैं रिटायर्ड IAS अफसर हूं और एट प्रेजेंट मैं जन स्वराज पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूं। जी, आप जन स्वराज पार्टी से कैसे जुड़े? रिटायरमेंट के बाद मैंने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में कुछ करना चाहा और मैं रिटायरमेंट के बाद सबसे पहले ये सोचा कि समाज में करने के लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म कौन हो सकता है। उसमें प्रशांत जी बिहार में बदलाव की बात कर रहे थे, बिहार में परिवर्तन की बात कर रहे थे और उनसे बातचीत करने के बाद ये लगा कि ये प्लेटफॉर्म मेरे सबसे उपयुक्त प्लेटफॉर्म होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि बिहार में अभी जो पिछले 75 साल का जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व में कमियां रही हैं जिसके चलते बिहार आगे नहीं बढ़ सका है। बिहार जिसका कि एक गौरवशाली इतिहास रहा है, बिहार जहां से पूरे देश का शासन होता था, आज वह बिहार एक शेष मात्र बिहार रह गया है। इस गौरवशाली इतिहास को लौटाने के लिए बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत है और ये सत्ता परिवर्तन से नहीं होगा। व्यवस्था परिवर्तन को उन्होंने स्पष्ट रूप से और शॉर्ट में ये समझाया कि यदि हम सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास के मूल मंत्र से सत्ता परिवर्तन करते हैं तो वो व्यवस्था परिवर्तन होगा। क्योंकि सही लोग कौन हैं? मैं शॉर्ट में ये कह सकता हूँ कि जो बालू माफिया नहीं है, जो शराब माफिया नहीं है, जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, जो जनरली साफ सुथरे छवि के हैं और जो बिहार के बारे में अच्छी सोचते हैं, बिहार के विकास के बारे में सोचते हैं, वो सही लोग हैं। और इन सही लोगों का समूह जब सत्ता में आएगा तो वो सत्ता जो है व्यवस्था परिवर्तन के लिए तैयार होगा। आपने कैसे पढ़ाई शुरुआत की? आपने IAS अधिकारी तक पहुंचा, उस सफ़र में क्या रहा? मैं एक जमालपुर विधानसभा या मुंगेर ज़िला का एक बहुत साधारण परिवार का हूँ और मैंने सैनिक स्कूल की प्रतियोगिता परीक्षा में 5वां स्थान प्राप्त किया था और मैंने सैनिक स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पाई। उसके बाद मैंने मर्चेंट नेवी में कम्पीट किया और उसमें पूरे इंडिया में मेरा 27th पोजीशन था। मैंने मर्चेंट नेवी नहीं ज्वाइन किया और फिर मैंने पटना कॉलेज से अपनी पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद मैं पहली बार जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में अपनी परीक्षा ली और मैं 1 to 10 जो रैंक होल्डर है मैं उसमें था और मैं बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ज़िंदगी है वहाँ से शुरुआत की। और ये जो है जर्नी जो है मैं 6 साल तक SDM रहा और 5 साल तक DDC रहा, 4 सालों तक मैं कलेक्टर रहा, डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन रहा और फिर कमिश्नर रहा। रिटायरमेंट के वक्त मैं सहरसा में कमिश्नर था। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी राजनीतिक बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छी बताई जा रही है। आपके पिताजी वो भी राजनीतिक में थे? हाँ, मेरे पिताजी एक विद्वान प्रोफेसर और एक समाज सेवी या राजनीतिक व्यक्ति थे और वो उस ज़माने में जो है एक काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने शिक्षा पाई और मात्र लगभग 30 वर्ष की आयु में विधायक बन गए। उनका जो समाज के प्रति नज़रिया था, शिक्षा के प्रति जो नज़रिया था, समाज को आगे ले चलने के लिए जो नज़रिया था, गरीबों के लिए जो नज़रिया था, ये मुझे प्रेरित किया राजनीति में आने का। आप एक अधिकारी रहे, आपने जिला देखा, कई सारी चीज़ें देखी और आप राजनीतिक में आ रहे हैं, तो दोनों में क्या अंतर है? देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, जो जिलाधिकारी हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं, वो पॉलिसी का काम नहीं करते हैं। तो एज इम्प्लीमेंटेशन में मैं जहाँ जहाँ रहा, जहाँ जहाँ मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पद पर रहा, चाहे मैं SDO रहा या DDC रहा या DM रहा, तो मैंने जो सरकार की योजनाओं है
वो कैसे अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, ये मैंने सुनिश्चित किया। और हर वक्त मैं आम लोगों का, गरीबों का, जिनको कोई कठिनाई था, उनका सुनने का प्रयास किया और उसको दूर करने का प्रयास किया। इससे हमारा जो एक भावना बना, हमारा जो एक नेचर बन गया कि पब्लिक की समस्याओं को सुनना चाहिए और उसे दूर करना चाहिए। और मैं इसमें काफ़ी सक्सेसफुल रहा। और जहाँ भी मुझे मौका मिला, मान लीजिए कि एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि जब मैं एसडीओ था तो उस समय जो है मैंने अपने मेहनत से और अपने कहिए कि मैं अपने सक्षमता से मैंने वहाँ कटिहार में अल्पसंख्यक छात्रावास का मैंने स्थापना करवाया। हालांकि ये सरकार की स्कीम है, वो ऐसे भी होना चाहिए, लेकिन ऐसे होता नहीं है। मैंने उसके पीछे लगा और मैंने देखा कि वो स्थापित हो जाए, तो मुझे कुछ करने की बराबर इच्छा रही है। लाइकवाइज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं डीडीसी था किशनगंज में, तो वहाँ एक सरकार से आया कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए आप 250 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराइए। मैं डीडीसी था, वो मेरे कार्य क्षेत्र में भी नहीं था ज़मीन उपलब्ध कराना, लेकिन वहाँ के डीएम ने मुझे जब उत्तरदायित्व दिया तो मुश्किल से 1 सप्ताह के अंदर मैंने 250 एकड़ ज़मीन उपलब्ध करा दिया। लेकिन आज तक जो है उसके आगे काम नहीं हुआ। लेकिन मुझे जब मैं डीडीसी वहाँ 2006 से 9 में था, उस समय ही मैंने ज़मीन उपलब्ध करा दिया। अब देखिए कितना बड़ा गैप है कि हम कुछ कर सकते थे लेकिन किसी ने नहीं किया। हाँ, यदि एडमिनिस्ट्रेशन में रहकर मेरी ये सोच थी कि जो मैं कुछ कर सकता हूँ उसे करूँ, और यह जो मेरा एक दृढ़ निश्चय था, इसने मुझे समाज के लिए बहुत कुछ करने के लिए प्रेरित किया। अब जैसे मैं नवादा में कलेक्टर था, तो उस समय जो मेरा बैकग्राउंड था, जिस बैकग्राउंड में मेरा वहाँ कलेक्टर बना के भेजा गया, वहाँ कॉम्युनल राइट्स हो गए थे। और उस बैकग्राउंड में कोई डीएम जो है मुश्किल से उनका टेन्योर 3 महीने का हो रहा था, मुझे भेजा गया और मैंने वहाँ कम्युनल हार्मोनी स्थापित किया। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर वहाँ काफ़ी डेवलपमेंट का काम हुआ। आप जानते हैं कि वहाँ ककोलत जलप्रपात है और उसके रिनोवेशन का स्कीम मैंने जो है सरकार से अप्रूव कराया विद इन ए स्पैन ऑफ ओनली 15 डेज़। और डीपीआर के बाद मैंने काम शुरू करा दिया। उसके बाद जो है मेरा ट्रांसफ़र हो गया। आज 9 साल बाद मैं सुन रहा हूँ कि उस योजना का जो है उद्घाटन हुआ है। यदि मैं वहाँ 6 महीना और टिक जाता तो हो सकता है कि इस 6 महीना ही मैं उद्घाटन करा देता। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे में एक था कि नहीं, सरकार जो हम जनता के लिए करना चाहते हैं वो हम करें। ये एक उदाहरण है जिसके शुरू में कह सकता हूँ कि शुरू से मेरे में ये थी कि जनता के लिए कुछ किया जाए। अब जनता के लिए आप क्या करेंगे? निश्चित तौर पर अभी जो है मातृभूमि का प्रेम मुझे यहाँ खींच लाया है। मैं मुंगेर का बेटा हूँ और यहाँ पर वो सब करने की ज़रूरत है जो प्रशांत जी पूरे बिहार के बारे में कह सकते हैं। यहाँ भी वही हालात हैं। पिछले जो 30-35 वर्षों की जो सरकार रही, जो यहाँ पर लालू जी के डर से भाजपा को वोट दे रही थी, भाजपा के डर से लालू जी के वोट दे रही थी, ये जो बंधुआगिरी जो है अब यहाँ भी समाप्त होनी चाहिए और होगी, क्योंकि अब जन स्वराज एक विकल्प के रूप में आया है। और जो बिहार के मुद्दे हैं, जो प्रशांत जी कहते हैं कि हम पलायन रोकेंगे, वो भी यहाँ पर का मुद्दा है। जो अच्छी शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं वो भी यहाँ का मुद्दा है। तो पहले जो हमारा जो जन स्वराज का मुद्दा है, उन मुद्दों को हम जो है यहाँ जीतने के बाद यहाँ स्थापित करेंगे। यहाँ हम पलायन रोकेंगे। यहाँ भी गरीबी काफ़ी है, यहाँ के भी नवयुवक काफ़ी पलायन किए हैं। उसको जैसा प्रशांत जी कहते हैं, हमारे पास ब्लूप्रिंट है कि मात्र 6 महीना या 1 साल के अंदर जो है हम डिस्ट्रेस पलायन को रोक देंगे। और यहाँ जो शिक्षा के क्षेत्र में जो कमी है, जो पूरे विधानसभा क्षेत्र में मैं देखता हूँ, ऐसे मेरे पिताजी ने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किया था। जो जमालपुर जो बरियारपुर है, जो अभी मुंगेर ज़िला में है, वहाँ उन्होंने राम मनोहर लोहिया स्कूल की स्थापना की। वहाँ उन्होंने लोहिया कर्पूरी कॉलेज की स्थापना की, जो आज चल भी रहा है। राम मनोहर लोहिया उच्च विद्यालय को सरकार ने टेक ओवर कर दिया। उसी तरह यहाँ पर जो है जमालपुर विधानसभा में एक मैं महिला विद्यालय महाविद्यालय खोलना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ महिला की शिक्षा में उसकी आवश्यकता है। उसके बाद मैं चाहूँगा कि वो जो खड़गपुर के 11 पंचायत है, उसमें कम से कम एक डिग्री महाविद्यालय खोला जाए, क्योंकि वहाँ पर जो है उस तरह की हायर एजुकेशन की आवश्यकता है।
तो शिक्षा में ये सब चीज़ें करने की है जो मैं जीतने के बाद यहाँ करना चाहूँगा। जैसे कि आपने शिक्षा के बारे में बताया, पहली प्राथमिकता आपके किस क्षेत्र में आप काम करेंगे अगर आप विधायक बनते हैं तो? सबसे पहले तो यहाँ जो हमारी पार्टी की प्राथमिकता है वो जमालपुर की प्राथमिकता है। सबसे पहले ये मैं पलायन रोकने का काम करूँगा, और उसके बाद यहाँ जो मूलभूत जो सुविधाएं जो चाहिए उसमें सबसे बड़ी कमी यहाँ है, यहाँ एक अच्छे अस्पताल की कमी है। पूरे इलाके में जो है कोई एक ऐसा अस्पताल नहीं है जहाँ कोई डिस्ट्रेस में, मान लीजिए आपको हार्ट अटैक हो गया तो आप यहाँ नहीं कर सकते हैं, आपका जो वही होगा हर्ष, आप मौत हो सकती है, आपको रेफ़र कर दिया जाता है। रेफ़र कर दिया जाता है। आप तुरंत कहिएगा नहीं यहाँ से आप चले जाइए पटना, और पटना की दूरी निश्चित तौर पर घटी है। अब पहले हम लोग 5 घंटे में जाते थे, अब 3 घंटे में जाते हैं, ये दूरी घटी है, लेकिन हार्ट अटैक होने पर 3 घंटा जो है समय नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि यहाँ कम से कम जो है 2 रेफरल अस्पताल की स्थापना की जाए, जो इसकी भौगोलिक संरचना है, एक जो है खड़गपुर वाले इलाके में, एक हमारे जो है ये पाटम वाले इलाके में जो है एक रेफरल अस्पताल की स्थापना की जाए। और मैं ये भी प्रयास करूँगा कि इवन प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट से एक बड़े अस्पताल के स्थापना हो, तो यहाँ का जो स्वास्थ्य सुविधा है कम से कम ये 3 चीज़ें होंगी तो उस नीड को मीट कर सकता है। जैसे कि वर्तमान में आपके यहाँ पे विधायक हैं, उन्होंने भी विकास किया होगा, उनकी आपकी लड़ाई उनसे है, तो उनको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, यहाँ मैंने तो स्पष्ट कहा कि पिछले 30-35 साल में जहाँ जैसे प्रशांत जी बिहार की बात करते हैं कि एक सक्षम नेतृत्व की कमी रही है, हमारे हमारे जमालपुर विधानसभा में भी एक सक्षम नेतृत्व की कमी रही है। तो कमी रही है तो विकास कहाँ से होगा? मैं केवल उनकी आलोचना करूं कहने के लिए तो सारे चीज़ हैं, क्योंकि यहाँ कोई विकास ही नहीं हुआ है। रादर मैं ये कहूँगा कि जमालपुर जो है एक रेलवे कारखाना के नाम से जाना था मशहूर था, और आज जो है उसका शेष मात्र रह गया है। जमालपुर इन 35 वर्षों में जो है जमालपुर नहीं रह गया है, इसकी पहचान समाप्त हो गई है। मैं ये चाहूँगा कि इसका ये गौरवशाली पहचान जो है वापस लाऊं। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, बस यही करना चाहता हूँ कि जमालपुर अब जो है वो जमालपुर नहीं रहा, और किस तरह से हम इसके गौरवशाली इतिहास को वापस करेंगे ये मेरा प्रयास रहेगा। जैसे कि आपने कहा कि गौरवशाली इतिहास इनका वापस कराना है, तो लोगों को आप अपने और कैसे आकर्षित करेंगे? क्योंकि लोगों में ये मेंटलिटी होता है कि 2 ही चीज़ों को लोग देखते हैं, या तो वो राजद देखते हैं या तो फिर एनडीए को देखते हैं, तो एक कहीं ना कहीं वो घर किया हुआ लोगों में। ऐसा क्या आप करेंगे जिससे कि लोगों के मन में आ पाएंगे? सबसे पहले तो मैंने ये कहा कि अब ये राजनीतिक बंधुआगिरी का समय समाप्त हो चुका है। लोग ये जान चुके हैं कि लालू जी जो पहले गरीबों के नेता थे, बाद में यादवों के हुए या परिवार तक सीमित हो गए। उसी तरह नीतीश जी शुरू के वर्षों में कुछ उन्होंने अच्छा काम किया, रोड और बिजली में कुछ अच्छा काम हुआ, लेकिन अब मानसिक स्थिति से वो थक चुके हैं। जन स्वराज एक विकल्प के रूप पर आपके सामने खड़ा है, ये इसने दस्तक दे दिया है। जिस तरह से प्रशांत जी की सभाओं में भीड़ उमड़ रही है, वह दिन दूर नहीं है जब हम लोग यहाँ पर जो है पूरे बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। और यहाँ पर जो है सबसे पहले जो मैं करना चाहूँगा, यहाँ युवकों को रोज़गार से जोड़ना चाहूँगा, जिससे पलायन रुके। काफ़ी गरीबी है, काफ़ी बेरोज़गारी है। मैं जब अभी पूरे इलाकों में एक्सटेंसिव टूर करता हूँ तो मैं उस बेरोज़गारी को, उस गरीबी को मैंने देखा है अपनी आँखों से। तो सबसे पहले मैं उनके लिए काम करूँगा। तो गरीब पलायन दूर करने के लिए उनके लिए जो है रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे सभी नवयुवक के लिए। पूरे जमालपुर विधानसभा के जितने नवयुवक हैं जो रोजी रोटी के लिए अपने 10 से 15 हज़ार की नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, उनको मैं रोकूंगा। यहाँ उनके लिए जो है धन मुहैया कराया जाएगा, वो स्वरोजगार करेंगे, जिससे कम से कम 10 से 15 हज़ार का उनको लाभ प्रति माह यहाँ रहकर ही होगा। जैसे कि अभी आपने रोज़गार के बारे में कहा, पलायन के बारे में, तो वैसा कुछ आपने सोचा है कि हम ये करेंगे तो इससे पलायन रुक सकता है? मैं कह रहा हूँ, हमारे यहाँ जो पूरे बिहार में बैंक हैं, मान लीजिए कि वहाँ 100 करोड़ रुपया जमा होता है एक साल में, एक उदाहरण के लिए। तो रिजर्व बैंक का गाइडलाइन है, एक CD रेशियो है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, उसके अनुसार जो है
70% राशि जो है उस राज्य में खर्च होनी चाहिए जहाँ की वो डिपॉजिट होती है। तो उदाहरण के लिए मैंने कहा कि 100 करोड़ रुपया यदि बिहार में डिपॉजिट हुआ है तो 70 करोड़ रुपया बिहार में खर्च होना चाहिए। पिछले 30 से 35 वर्षों का जो रिकॉर्ड है ये कहता है कि ये राशि जो है मात्र 30 से 35% ही खर्च हुई है बिहार में, बाकी राशि पलायन कर गई है। और जहाँ राशि पलायन की है वहाँ डेवलपमेंट हुआ है और यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ है। चूँकि रिजर्व बैंक का गाइडलाइन है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ये हमारा कोड़ा नहीं है, हम उस ब्लूप्रिंट को तैयार किए हैं। आप ये समझिए कि जो राशि जो यहाँ से पलायन कर रही है पिछले 35 वर्षों में, वो लगभग 30 से 35% की राशि प्रत्येक वर्ष के लिए लगभग 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ की होती है। हमारे बिहार का बजट ही 3 लाख करोड़ का है। तो यदि हम ये बैंकों से बिहार में इन्वेस्टमेंट के लिए यदि हमें 1.5 लाख करोड़ रुपये प्राप्त होते हैं, यही रुपये हम उन नवयुवकों को 100 रोज़गार के लिए देंगे और जमालपुर के नवयुवकों के लिए भी वही राशि हम 100 रोज़गार के लिए देंगे। तो सबसे पहले जो डिस्ट्रेस पलायन है ये रुकेगा, ये पहला काम होगा। फिर हम लोग ये आएंगे कि किसान को कैसे मदद कर सकते हैं जमालपुर के क्षेत्र में। यहाँ आप जानते हैं कि जब से फरक्का बांध बना है तब से यहाँ जो है हर एक साल फ्लड आते हैं और जमालपुर विधानसभा के 3-4 पंचायत जो खड़गपुर विधानसभा में हैं और जमालपुर ग्रामीण के जो कुछ पंचायत हैं और साथ ही धरारा के 3 पंचायत बाहा चौकी, हिमजापुर और शिवकुंड, इन इलाकों में बाढ़ अच्छी तरह आती है। और दूसरा है कि बाढ़ जाने के बाद भी कुछ इलाकों में जल जमाव रहता है। जैसे आप देखते हैं कि शिवकुंड, हिमजापुर और बाहा चौकी में जल जमाव इतना दिन तक रहता है कि वो लोग रबी की फसल नहीं रोक सकते हैं। तो मैं इस पर काम करना चाहूँगा कि वो जल जमाव दूर हो जाए जिससे कि रबी की फसल लोग बो सकें। और जो बाढ़ की स्थिति है इसके लिए मैं बात करूंगा, सरकार भी जब हमारी होगी तो बात करेगी फरक्का बंगाल की सरकार से, जिससे वहाँ डिसिल्टिंग हो सके और ये बाढ़ जो है कम हो सके। मुझे याद है अच्छी तरह से बचपन में ये बाढ़ नहीं आया करता था, अब जो है ये बाढ़ रेकरिंग हो गया इधर 10-15 वर्षों में। और जब से फरक्का बांध बना है, चूँकि वहाँ का सिल्ट नहीं निकाला जाता है, जो गंगा का पानी है वो हम लोगों के इलाके में ठेल दिया जाता है और यहाँ बाढ़ की स्थिति बनती है। तो ये इन इलाकों में मैं काम करूँगा जिससे कि किसान की स्थिति अच्छी हो सके। फिर हमारी पार्टी जो कहती है जहाँ पूरे बिहार के किसानों के लिए कि हम खेती जो है खाने वाली खेती नहीं कमाने वाली खेती करेंगे। जैसे मैं कटिहार में कलेक्टर था, वहाँ मखाना की खेती होती है। अब मान लीजिए कि 10 कट्ठे में जो मखाना की खेती होती है और 10 कट्ठे में जो अब गेहूं की खेती होगी, दोनों की आय में आकाश ज़मीन का अंतर है। तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जमालपुर विधानसभा में भी हम जो है कमाने वाली खेती करें, लोगों को प्रेरित करें कि खाने वाली खेती के साथ साथ कमाने वाली खेती करें, उससे उनकी आय बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल हम उनको कहेंगे कि आप जो है अपने आधे जो आपके ज़मीन है उसमें आप लहसुन प्याज की खेती कीजिए। जहाँ पर शुगर केन की बात है वहाँ पर शुगर केन की बात करेंगे, क्योंकि इससे पैसे अधिक आएंगे। और हमारी जब पार्टी ने ये प्रॉमिस किया है कि हम खेती के लिए मनरेगा से 2 मज़दूर फ्री देंगे प्रत्येक किसान को, जिससे उनकी आय में जो है बढ़ोतरी होगी, क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ेगा। यदि मज़दूर हम देते हैं तो उनका इन्वेस्टमेंट कम होगा और आय बढ़ेगा। तो हम लोग किसानों के लिए करना चाहते हैं। और मैं यहाँ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जब मेरे पिताजी एमएलए थे उस समय उन्होंने विधानसभा में एक प्रश्न किया था। वो प्रश्न जो है एक तरह से एक प्रोजेक्ट के रूप में था कि हमारे यहाँ ऋषि कुंड है जो पेरेनियल सोर्स ऑफ वाटर है, वहाँ से जो है एक नहर निकल आ जाए, जिससे हमारे विचार से हज़ारों स्क्वायर फीट ज़मीन में सिंचाई हो सकती है। तो मैं उस योजना पर भी काम करूँगा जिससे कि यहाँ सिंचाई के क्षेत्र में और बढ़ोतरी हो सके। जी, आपकी विधानसभा की सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? अभी मैंने जैसा कहा कि जब वर्षा के दिनों में जब वर्षा का पानी आता है तो कुछ पंचायतों में, जो खड़गपुर के कुछ पंचायत हैं, कुछ जमालपुर ग्रामीण हैं और धरारा में इसमें बाढ़ आ जाती है। और उसके बाद जो जल जमाव की जो समस्या जो है काफ़ी दिनों तक रहती है, वो जो है किसान को एक फसल से वंचित कर देते हैं। मैं अभी देखा, अभी बाहा चौकी में, शिवकुंड में, हिमजापुर में किसान हमसे मिले और बताए कि नहीं, हम लोग तो रबी बो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि
आगे जो जल को हटाना चाहिए था, जो डकरा नाला में जाना चाहिए था, वो नहीं जा रहा है। मैं उस पर काम करूँगा। दूसरी जो समस्या है, मैं यहाँ देखता हूँ कि काफ़ी बेरोज़गारी है, नवयुवकों में बेरोज़गारी है। तो उसके लिए मैंने जैसा पहले भी कहा कि मैं पलायन रोकने का काम करूँगा, उनके लिए रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने का काम करूँगा। और फिर यहाँ ये देखूँगा कि जो हमारा जो जमालपुर कारखाना है, जो मैंने आपको कहा कि अब शेष मात्र रह गया है, उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं, कैसे हम इसको उस स्तर तक ले जाएं जहां कि ये पहले भूतकाल में अपने एक अच्छे दिनों की याद दिलाता रहा है, और इससे जो है रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। जैसे कि आपने पार्टी की भी बताई, उनकी क्या प्राथमिकता है, लेकिन अगर आपकी मैं पर्सनल प्राथमिकता पूछूं, आपकी क्या प्राथमिकता है? जनता को आप पहले किस दृष्टि से? नहीं, मैंने बताया कि एक तो पार्टी की प्राथमिकता है, लेकिन जो एक विधायक के रूप में विधानसभा के लिए जो मेरी प्राथमिकता होगी, तो पहले ये है कि ये जो जल जमाव की समस्या होती है जिससे किसान प्रभावित हैं, उनको मैं दूर करूँगा। दूसरा ये है कि रोज़गार के अवसर प्रदान करवाऊँगा नवयुवकों के लिए। और तीसरा मैंने आपको बताया कि एक अच्छे अस्पताल की स्थापना जो है एक बहुत अर्जेंट हमारा टास्क होगा, क्योंकि जो आम नागरिक सुविधाएँ हैं उसमें वो बहुत बड़ी कमी है। और चौथा मैं ये देख रहा हूँ कि जमालपुर के इसमें जो सड़क है विधानसभा में, स्पेशली जो नगर परिषद क्षेत्र में है, उनकी हालत बदहाल है। और जहाँ तक ड्रेनेज सिस्टम है, ये कहने लायक नहीं है। इस समय में इतना हम जब लोग आगे बढ़ चुके हैं, तब मैंने देखा कि टॉयलेट्स जो है ड्रेनेज में बहाए जा रहे हैं। स्पेशली मैंने 34, 35, 36 वार्ड में मैंने ये देखा। तो इसके लिए मैं काम करूँगा जिससे एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो सके। महिलाओं के लिए आप क्या करना चाहेंगे? क्योंकि महिलाएं चुनाव में काफ़ी अहम रखती है और महिलाओं भी अब रोजगार करती हैं, उनके लिए पहले क्या? महिलाओं के लिए जैसा मेरे पार्टी ने भी घोषणा की है कि जब जन स्वराज आएगा तो ये 5 चीज़ें हो जाएंगी। उसमें एक चीज़ ये है कि महिलाओं के लिए हम लोग 5 लाख तक के जो है उनके व्यवसाय के लिए ऋण उपलब्ध कराएंगे, और यह ऋण जो है मात्र 4% की सूद से होगा। जबकि अभी बैंकों का दर जो है आप जानते हैं 10 से 15% है, और जो ग्रामीण इलाके में जो सूद खोरी में लोग रहते हैं उनका जो दर है 20 से 25% है। तो मात्र जो है 4% के सूद पर जो है जो महिलाएं व्यवसाय करना चाहेंगी उन्हें 5 लाख रुपए तक के ऋण उपलब्ध कराएंगे, जो उनके मन मुताबिक व्यवसाय कर सकते हैं। लास्ट सवाल आपसे है, आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जमालपुर विधानसभा के देवतुल्य जनता से यही अपील करता हूं कि आने वाले चुनाव में आप स्कूल के बस्ते छाप पर बटन दबाकर जन स्वराज को आशीर्वाद दें, क्योंकि ये आशीर्वाद मिलने के बाद ही हम आपके लिए इन कामों को कर पाएंगे। जैसे कि अभी आप सुन रहे थे, ललन जी हमारे साथ थे, जो अधिकारी भी रह चुके हैं। ये हर चीज़ से परिपूर्ण है। एक समाज की समस्याएं कैसे देखते हैं, समाज को क्या चाहिए, सभी चीज़ों में उन्होंने बारीकी से अपने जीवन को देखा और इस बार चुनाव के मैदान में हैं। अब आपकी क्या राय है, आप अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य दें।